है तो एक परछाई दिखाई देती है जिससे लगता है कि एक औरत लेटी हुई है। अब डुगू की उम्मीदें फिर से जाग जाती है और वो उस परछाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वो एक जायंट कंगारू है जिसका नाम कॉन्ग है। दरअसल ये इस रिसर्च के लिए यहाँ पर लाया गया था। फिर डुगू एक बेलचे से उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उल्टा चिढ़कर उसको पीटने लगता है। अब डुगू रियलाइज करता है कि ताकत से तो कॉन्ग को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए वो एक फीमेल कंगारू की तरह ड्रेस पहनकर कॉन्ग को सेड्यूस करता है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो मुसीबत को मोल ले रहा है। फीमेल को देखकर तो कॉन्ग इतना एक्साइटेड हो जाता है कि डुगू के साथ बिल्कुल इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इतने में डुगू का कॉस्ट्यूम उतर जाता है और कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डुगू को एक लात मारकर वहीं दूर फेंक देता है। अब इस पार्ट को देखकर धरती पर सभी को शॉक पे शॉक लग रहा होता है, लेकिन यहाँ डुगू हार नहीं मानता और अपनी गैटलिंग गन निकालकर कॉन्ग पर प्लास्टिक बॉल्स फायर करने लगता है। फिर कॉन्ग घबराकर कुछ देर के लिए भाग जाता है, लेकिन बाद में आकर डुगू को धड़ाधड़ पीटता है। लड़ाई में दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। जब डुगू खुद को संभल कर उठता है तो देखता है कि उसे कम्युनिकेशन सिग्नल्स मिल रहे हैं और अब वो खुश भी हो जाता है कि धरती पर ह्यूमंस अभी भी जिंदा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कॉन्ग की पूंछ के हिलने से ये सिग्नल मिला है। फिर वापस धरती पर जाने की उम्मीद से अब डुगू बहुत इमोशनल हो जाता है और कॉन्ग के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, लेकिन कॉन्ग उसके रोने धोने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और डुगू को एक तगड़ा पंच करता है। इस तरह 200 दिन बीत जाते हैं और अब डुगू को कॉन्ग की आदत पड़ गई है, लेकिन उसने एक एस्केप प्लान बना लिया है। दरअसल अपोलो 18 मिशन का एक स्पेसक्राफ्ट यहीं पर है जिसकी मदद से वो पास ही के किसी स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकता है। फिर उस एस्केप स्टेशन के एस्केप पॉड्स में वो धरती पर लौट सकता है। अब एक दिन डुगू और कॉन्ग उस पुराने स्पेसक्राफ्ट की तलाश करते हैं और उसे मून स्टेशन पर लेके आते हैं, लेकिन डुगू को पता चलता है कि ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 20 पाउंड वजन ही कैरी कर सकता है, लेकिन अगर इसका प्रोपल्शन सिस्टम चेंज किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डुगू फिर रियलाइज करता है कि न्यूक्लियर वेपन का प्रोटोटाइप अभी भी यहाँ पर मौजूद है। डुगू अपनी जरूरत की चीजें ले लेता है और कॉन्ग के साथ उस न्यूक्लियर रॉकेट को लेने जाता है। वो जानता है कि रॉकेट चांद की दूसरी तरफ है जहाँ पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं। अब यहाँ कमांडर सिंह और उसके साथियों को डुगू की फिक्र होने लग जाती है, क्योंकि डुगू का व्हीकल सोलर पावर से चलता है और प्रति लूनार साइकिल में चांद के सरफेस पर सिर्फ 14 दिनों के लिए सूरज की रोशनी आती है। इस वजह से डुगू का व्हीकल सिर्फ 6500 किलोमीटर कवर कर पाएगा, लेकिन रिसर्च बिल्डिंग में जहाँ पर रॉकेट है वो लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब है कि बीच रास्ते में ही चांद पर सूर्यास्त हो जाएगा और डुगू का व्हीकल भी रुक जाएगा और तब डुगू फ्रीज होकर मर जाएगा। जब जिनकी टीम इस तरह उम्मीद खो चुकी होती है तो वे नोटिस करते हैं कि डुगू अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दरअसल डुगू ने सनलाइट को चेस करने का फैसला किया है, क्योंकि चांद सिर्फ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोटेट होता है और इस प्लान के अनुसार उसे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए 41 दिन लगेंगे, जब सूरज की रोशनी उसको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन 41 दिनों में वो रोज सिर्फ 4 घंटे सो पाएगा। अब इस खतरनाक और लंबे सफर में डुगू दिन भर दिन कमजोर और लाचार फील करने लगता है और उसको हालुसिनेशन भी होने लग जाते हैं, लेकिन कॉन्ग उसको मोटिवेट करता रहता है कि आगे बढ़ो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद दोनों उस रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। अंदर डुगू को न्यूक्लियर वारहेड मिलता है जिसे वो धीरे से जमीन पर रखता है। अब कॉन्ग कंट्रोल बटन से खेलने लगता है, जिसकी वजह से डुगू को डर होता है कि कहीं कॉन्ग इस मिशन को फ्लॉप न कर दे। फिर वारहेड लेकर लौटते वक्त डुगू कॉन्ग को एक ट्रंक में बंद कर देता है ताकि वो इस मिशन के साथ दोबारा खिलवाड़ न करे। और फिर इस लंबे सफर में खुद को मोटिवेट करने के लिए लाउड म्यूजिक प्ले करने लगता है और नोटिस नहीं करता है कि रास्ते में ट्रंक व्हीकल से अलग हो गया है और अब कई 100 किलोमीटर के सफर के बाद वो रियलाइज करता है कि कॉन्ग पीछे छूट गया है। अब वो बड़ी दुविधा में होता है, क्योंकि अगर वो कॉन्ग को लेने वापस गया तो सनलाइट को खो देगा और बीच रास्ते में ही व्हीकल रुक जाएगा। अगर वापस नहीं गया तो कॉन्ग फ्रीज होकर वहीं मर जाएगा। लेकिन डुगू अपनी जान को खतरे में डालकर कॉन्ग को बचाने के लिए चला ही जाता है और कई घंटों के सफर के बाद वो कॉन्ग तक पहुंच जाता है। फिर कॉन्ग खुशी के मारे उसको चाटने लगता है। फिर दोनों मून स्टेशन तक के सफर को कंटिन्यू करते हैं। अब सूरज उनके व्हीकल से दूर जाने लगता है और दोनों बड़ी मुश्किल से जागते रहते हैं, लेकिन लगता है डुगू हार के जीतने वाला बाजीगर है। वो व्हीकल की बैटरी को आखिर तक चलाता है और बैटरी सेव करने के लिए अंदर का हीट भी ऑफ कर देता है। आखिर बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और व्हीकल मून स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाता है। अब उनके पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन होता है। डुगू जानता है कि यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, इसलिए दोनों व्हीकल से बाहर आकर अपनी मौत का इंतजार करते हैं। पर डुगू नोटिस करता है कि कॉन्ग लाइट के रिफ्लेक्शन से अट्रैक्ट होता है। तब उसको एक आइडिया आता है। वो अपनी व्हीकल का दरवाजा तोड़ता है और उसे एक बर्फ गाड़ी की तरह कॉन्ग के साथ बांध देता है। फिर वो कॉन्ग के आगे लाइट फ्लैश करता है, जिससे कॉन्ग तेजी से चेस करने लगता है। डुगू उसके साथ खींचा चला जाता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा क्रेटर होता है, पर डुगू तो बाजीगर है। वो कॉन्ग को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम असली कंगारू के बच्चे हो तो छलांग मारो। कॉन्ग बिल्कुल वैसा ही करता है। तब डुगू अपनी गैस टैंक को खोल देता है, जिसके प्रेशर से वो कार्टर के उस तरफ पहुंच जाते हैं और इस तरह दोनों जिंदा मून स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। धरती पर चेयरमैन ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि बुरे से बुरे हालात में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। डुगू फिर कोशिश करके वारहेड को बेस स्टेशन में लेके आता है और धरती पर लौटने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि एक और एस्टेरॉइड धरती की ओर बढ़ रहा है। डुगू को एक और सिग्नल मिलता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि धरती से ह्यूमंस उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जल्दी उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि ये असली सिग्नल नहीं था, बल्कि कॉन्ग वायर के साथ खेल रहा था। एक बार फिर डुगू को लगता है कि धरती पर कोई नहीं है और इसलिए वहां जाना बेकार है। लेकिन धरती के लोग नहीं चाहते कि वो मायूस हो, इसलिए वो एक जगह इकट्ठा होकर चांद की ओर अपनी फ्लैशलाइट दिखाते हैं। आखिर डुगू टिमटिमाते फ्लैशलाइट्स को देख रहा होता है और बड़ा इमोशनल हो जाता है कि अब वो अकेला नहीं है, कोई तो है उसके साथ। उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो अपने रिसीवर्स को रियलाइन करके धरती से कम्युनिकेट करता है। फिर वो अपनी क्रश जिंग से भी बात करता है। एक बार प्राइवेट में बातें करते वक्त डुगू जिंग को बता ही देता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए यूएनएमएस मिशन ज्वाइन किया था। जिंग भी बड़ी इमोशनल हो जाती है कि उसने डुगू को वहां छोड़ दिया और वो यहाँ वापस चले आई। फिर वो डुगू से माफी मांगती है। अगले सीन में डुगू अपने टीममेट्स की सलाह लेकर रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम को मॉडिफाई करता है। फिर डुगू और कॉन्ग धरती पर लौटने के लिए लूनार ऑर्बिट में सुरक्षित पहुंच जाते हैं, पर वे नहीं जानते कि एक और एस्टेरॉइड धरती की ओर बढ़ रहा है। डुगू लूनार सिस्टम में पहुंचकर वहां के एस्केप पॉड्स को तैयार करता है। तभी जिंग को उस एस्टेरॉइड के बारे में पता चलता है जो धरती को मिटा देगा। यूएनएमएस हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि अब सिर्फ डुगू इंसानियत को मिटने से बचा सकता है, क्योंकि लूनार स्पेस स्टेशन में न्यूक्लियर वेपन है जिससे उस एस्टेरॉइड को रोका जा सकता है। जब जिंग डुगू को बात बताती है तो वो इंसानियत की खातिर अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यूएनएमएस हेडक्वार्टर से सभी को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने शेल्टर्स में लौट जाएं और बुरे से बुरे अंजाम के लिए बिल्कुल तैयार रहें। स्पेस में डुगू कॉन्ग को अलविदा कहता है और उसे एक एस्केप पॉड भेज देता है ताकि वो धरती पर से पहुंच जाए। कुछ देर बाद डुगू एस्टेरॉइड की ओर जाता है। रास्ते में वो चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घिर जाता है। वो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों की संख्या बढ़ती जाती है। एक पत्थर उसके शिप से टकरा जाता है और वो स्पेस में पूरी तरह स्पिन होने लग जाता है। शिप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी डुगू को एक आइडिया आता है और वो शिप का दरवाजा तोड़ देता है, जिससे प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। अब शिप सीधा हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शिप का इंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो एस्टेरॉइड के पास नहीं जा सकता।
होता। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो खुद न्यूक्लियर वेपन को लेकर एस्टेरॉइड के पास जाने का फैसला करता है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा, लेकिन वो इस बारे में सोचकर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत बाहर जाकर वारहेड को अनलॉक कर देता है। फिर वो न्यूक्लियर वारहेड को साथ लेकर अपने जेट पैक की मदद से एस्टेरॉइड की ओर जाने लग जाता है। अनगिनत पत्थरों के बीच में डुगू का स्पेस सूट बिल्कुल डैमेज होने लग जाता है, लेकिन वो आखिरी एस्टेरॉइड तक पहुंच जाता है। आखिर पल में वो अपनी क्रश जिंक के बारे में सोचता है। फिर एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और एस्टेरॉइड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। धरती पर सभी शेल्टर से बाहर आकर आसमान में होते हुए एक्सप्लोजन को देखते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि वे इस एपोक्लिप्स से बच गए। लेकिन उन्हें दुख भी होता है कि डुगू को इस तरह अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। कई साल बीत चुके हैं और अब हम ह्यूमंस ने धरती को पहला जैसा बना दिया है। कॉन्ग को वापस उसके नेचुरल हैबिटेट में भेजा जाता है। जिंग और उसकी टीम को फिर से चांद पर भेजा जा रहा है ताकि वे इस तरह के एस्टेरॉइड से धरती को प्रोटेक्ट कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म